अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादक शेख। एडवोकेट सादक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, मार्च 11 2024 को CAA का जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसका नोटिफिकेशन आया। तो ये कानून बन चुका था 4 साल पहले, लेकिन 4 साल के बाद अब जो बीजेपी ने ये नोटिफिकेशन इशू किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। आप तमाम जानते हैं, ये CAA का जो कानून है, इसको समझने के लिए हम तमाम को ज़रूरी है कि सिटीजनशिप एक्ट को समझे 1955 का, फिर उसके बाद में आप पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट समझे 1920, फिर उसके बाद फॉरेनर्स एक्ट समझे। ये तमाम चीज़ों को समझने के बाद ही आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 समझा जा सकता है। वो क्या जो बिल इंट्रोड्यूस की गई थी 2016 में। तो ये तमाम चीज़ों को समझे बिना सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे मैसेजेस अपडेट्स वायरल कर रहे हैं NPR NRC को लेकर। कुछ लोग तो NRC सिर्फ और सिर्फ इंडिया में असम में लाया गया है, वो भी इतना सारा इश्यू क्रिएट हुआ है कि सक्सेस नहीं रहा। तो 20 लाख लोग वहाँ की शहरियत यानी जो उनको सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है, उनको जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, तो NRC का उतना बड़ा मसला हो चुका है, NRC सक्सेस नहीं हो पाया। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमारे तेलंगाना में या दीगर स्टेट्स में जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, तो NRC को कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाएं, कैसे रेडी हो जाएं। अरे भाई, क्या मजाक है। आप जानते हैं कि NRC को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। NRC सिर्फ असम के तरफ लागू किया गया था, क्योंकि खासकर जो बंगाल के साइड का मामला था वहां पर भी काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उसको भी 2019 में जो लिस्ट इशू की गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में इशू की गई। तो अब वो काफ़ी सारा मसला है, डिटेंशन सेंटर वगैरह जो अमित शाह साहब का ये सब कारनामा है, आप तमाम जानते हैं। तो वो तो तड़ी पार भी रह चुके हैं। तो आप तमाम को मैं बताऊंगा कि ये जो सिटीजनशिप यानी मुल्क की शहरियत है, इसका फायदा और नुकसान क्या है। जिनको मिलता है उनका फायदा क्या है, जिनको नहीं मिलता है या छीन ली जाती है उनका नुकसान क्या है। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब जो बताया जा रहा है कि सिर्फ 6 मजहब के लोगों को सिटीजनशिप दी जाएंगी, यानी जो भी बिना पासपोर्ट के बिना कोई पेपर के घुसपैठी भी होंगे तो उनको डायरेक्ट सिटीजनशिप दे दी जाएंगी। हालांकि हिंदुस्तान का दस्तूर ये कहता है कि सिटीजनशिप जात की मजहब की बुनियाद पे नहीं दी जा सकती। सिटीजनशिप जो दी जाती है वो जो भी लोग परेशान होते हैं, जो दूसरे ममालिक के होते हैं, जहाँ पे उन पर जुल्म होता है, चाहे वो सिर्फ मजहब की बुनियाद ही क्यों ना हो, वहाँ पे जेंडर के मामले में, पॉलिटिकल मामले में और काफ़ी सारे एथनिक मामलों में जो जुल्म ज़्यादती होते हैं, वैसे लोग आके पनाह लेते हैं और रेफ्यूजीज होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, असाइलम लेते हैं, ये तमाम चीज़ें होती है। लेकिन अब ये CAA को खासकर हम इसलिए उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर उसको दिया जा रहा। हालांकि हिंदुस्तान का दस्तूर आपको खुले तौर से कहता है कि एक वायलेशन है। आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 21 में साफ सीधा कहा गया है कि राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए और इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, और कोई भी आपको स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए मजहब की बुनियाद पे। तो 6 मजहब क्या है जो CAA के अंदर लाए गए हैं, वो है हिंदूस है, क्रिश्चियंस है, सिख्स है, पारसीस है, जैन्स है, बुद्धिस्ट है। हालांकि इंडिया में माइनॉरिटीज के अंदर मुस्लिम्स भी शुमार है, उसको मुस्लिम्स हटाकर हिंदूस को लाया गया। 3 ममालिक से लिए जा रहे हैं। कौन से ममालिक? एक है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश। ये 3 भी मुस्लिम ममालिक है। तो CAA की जो साजिश है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि मुसलमान ममालिक के खिलाफ भी है। ये 3 मुस्लिम ममालिक में जो भी लोग परेशान शुदा है, ये 6 मजहब के लोग को हिंदुस्तान में बिना मार्च 31 2014 यानी 2015 से जो भी लोग आए हैं उनको बिना पासपोर्ट, बिना पेपर, कोई चीज़ देखे बिना उनको सीधे सीधे इंडिया की शहरियत मिल जाएगी। अब सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है वो साफ सीधे कहता है कि 5 बुनियादों पे सिटीजनशिप दी जा सकती है। उस 5 बुनियाद ये है कि एक तो बर्थ यानी पैदाइश से, फिर रजिस्ट्रेशन से, फिर डेसेंट से, फिर नेचुरलाइजेशन पे, फिर उसके बाद में टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन पे। ये 5 के अलावा बीजेपी ने CAA 2019 एक्ट के जरिए कारनामा ये कर दिया कि इसके अंदर मजहब को भी जोड़ दिया, यानी रिलीजियन के हिसाब से अब ये लोग सिटीजनशिप देंगे, जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है। ये लोग 3 मुस्लिम ममालिक को टारगेट किए हैं, मुसलमानों को टारगेट किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो सर ऊंचा रहा, जो जिस तरह से यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी और सेक्युलरिज्म था, उसको सारे दुनिया के सामने इन्होंने मजाक बना दिया एक पॉलिटिकल पार्टी ने।
क्यों भाई? ये 3 मुस्लिम ममालिक को और मुसलमानों को टारगेट करते हुए। हिंदुस्तान में आप जानते हैं जो असम का जो एनआरसी चल रहा है उसमें 20 लाख लोग, ज्यादा मेजर हिंदूज है, जो आपको इस एनआरसी के अंदर जो बिना सिटीजनशिप के पाए गए। तो अब आप बताइए कि ज्यादा हिंदू है, तो अब ये सीएए खासकर हमारे हिंदू भाइयों में, क्रिश्चियन भाइयों में एक तफरका पैदा किया गया है अमित शाह साहब के जरिए, ये बीजेपी हुकूमत के जरिए, कि हम सिर्फ जो मुस्लिम ममालिक से आ रहे हैं वहीं के ये 6 मजहब के लोग को ले रहे हैं, मुसलमान को नहीं लेना चाहते हैं। भाई मुसलमान को क्यों नहीं लेना चाहते आप? हालांकि मुसलमान वहां पर भी पॉलिटिकल मामलों में परेशान है, जेंडर के मामलों में परेशान है, एथनिक के मामले में परेशान है, और कई सारे ऐसे दीगर मामलात है। आप मजहब के बुनियाद पर लेने की वजह यह है कि मुस्लिम ममालिक को बदनाम करना आप चाहते थे। तो खुली सी बात है कि मुस्लिम ममालिक, अफगानिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या कहा और बांग्लादेश ने क्या कहा, ये सीएए को लेकर वो नहीं बताएंगे। सिर्फ आपको इतना बोलेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं ये 6 मजहब के लोगों के अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक मजहब जो मुसलमान है उसको काट रहे हैं। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगर फ्यूचर में अब ये 3 कंट्रीज से हटके अब असम में अगर लागू हो जाएगा सिर्फ जिस तरह का सीएए 2019 एक्ट है, तो उसमें आप यकीन मानिए कि वहां के हिंदुओं को शहरियत मिल जाएगी, लेकिन हमारे मुसलमानों को नहीं मिलेगी। क्यों भाई? इसलिए कि ये जो सीएए बना है इसके अंदर सिर्फ 6 मजहब है, मुसलमान मजहब तो है ही नहीं। तो ये इनडायरेक्ट एक हथियार है मुसलमानों के खिलाफ कि असम में अगर लागू करेंगे तो कितने लाख लोग वहां पे मुसलमान जो बिना कोई पेपर बताए निकले हैं, बंगाल के बताए जा रहे हैं, यानी बांग्लादेश से आए हुए, तो वो तमाम लोग शहरियत खो बैठेंगे। तो उनको कहां भेजेंगे? डिटेंशन सेंटर भेजेंगे, जेल भेजेंगे। आप उनका क्या करेंगे? वापस बांग्लादेश भेज देंगे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना ने तो साफ सीधा कह दिया है कि मुझे मोदी साहब ने कोई बात ही नहीं कही कि वहां के लोगों को हमारे मुल्क को वापस भेजेंगे। तो ये किस तरह की साजिश हो रही है? जो बदनाम करना चाहते हैं मजहब को, मुसलमान कंट्रीज को, वो मजाक बन के आज रह गए। तो आपको मैंने जैसे बताया कि मजहब को इन्होंने जोड़ दिया और इसके अंदर वायलेशन ये कर दिया। अब आप शहरियत का क्या मामला है? देखिए, सिटीजनशिप होने का फायदा ये है कि जब सिटीजनशिप होती है तो आप राइट टू वोट मिलता है, राइट टू प्रॉपर्टी मिलता है, राइट टू जो वहां के एजुकेशन आप पा सकते हैं, राइट टू वहां पे सिक्योरिटी और आपको वहां की हेल्थ ट्रीटमेंट मिल सकती है, और कई सारे ऐसी चीजें हैं, ये फायदे हैं। अगर आपको शहरियत छीन ली गई तो आपको सबसे पहला वोट का हक छीन लिया जाएगा। अब आपको असम में भी जितने भी वहां पर मुसलमान या हिंदू पाए गए जो एनआरसी में नहीं आए, उनको डी वोटर्स कहा गया, यानी डाउटफुल वोटर्स। तो इतनी साजिश ये लोग ये एनआरसी, सीएए और एनपीआर के तहत कर रहे हैं। तो उसके लिए इसको समझना, जैसे अमित शाह ने कहा कि क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है, तो उसके लिए आज हम ये सीएए के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कुछ करने के लायक ही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि अपर हाउस में, लोअर हाउस में, अपर हाउस होता है आपको राज्यसभा, लोअर हाउस होता है आपको लोकसभा, ये दोनों को मिलाकर पार्लियामेंट कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट एसेंट ये पूरा हो गया, ये बिल पूरी 2019 में ही पास हो चुकी है, कानून भी बन चुका है। और मैं आपको फैक्ट्स भी अगर बताऊंगा तो आपको मनसुख मांडविया जो है, उन्होंने ऑलरेडी 7 पाकिस्तानियों को, कुछ उन्होंने जो हिंदू आए हैं उनको सिटीजनशिप दे दिया है। तो फिर किस चीज का शोर शराबा हो रहा? इलेक्शन के सामने एक पॉलिटिकल गिमिक है, ये मुसलमानों को जोश में लाया जाए। रमजान का महीना है, सेंसिटिव माहौल है, अब तमाशा करेंगे और मुसलमानों का जो है सो जज्बात में लाएंगे। अब है हमारे अंदर थोड़े जज्बाती विचार है, तो जज्बात में कुछ कर दिए तो अब इसके ऊपर जो है सो मजे लेंगे। हालांकि आप देखिए यहाँ पर बीजेपी की जो सोची समझी साजिश है कि मुसलमानों के खिलाफ अब ये 6 मजहबों को बना देंगे। हम सीएए में जिस तरह से हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई और सिख भाई, पारसी भाई, जैन भाई, बुद्धिस्ट भाइयों को आप दे रहे हैं जो आप सिटीजनशिप, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों मुसलमानों को ही आप निकाल दे रहे हैं? मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पे आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 21 ये कहता है कि आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यानी एक पूरी प्लानिंग और क्रोनोलॉजी चल रही है। कल के दिन यही सीएए 2000 एक्ट अगर असम में लागू होगा तो वहां के मुसलमानों को आपको शहरियत नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि आप 6 मजहबों की बुनियाद कह दिए, वो लोग डायरेक्ट बिना पेपर के आ सकते हैं, जो फिर मुसलमान है आपने तो इंक्लूड ही नहीं किया। तो एक बड़ी सोची समझी साजिश है जिसके तहत आपको
आपको आगाह करना ज़रूरी है। सीएए में आप खिलाफ वर्जी करते हो, साफ सीधा आप उसको गलत मत बोलिए। इन 6 मज़हब के भाइयों को समझाना भी ज़रूरी है। जो व्हाट्सएप पे आते हैं, जो गोदी मीडिया के या फिर व्हाट्सएप स्कॉलर्स, उनको भी बताना है कि हम ये 6 मज़हबों को आप शहरियत देने पे हम आपको खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं, आप मुसलमानों को छोड़ रहे हैं। और जो 5 सिटीजनशिप एक्ट के तहत 1955 में जिस तरह से देना है, आप सिटीजनशिप वो छोड़ के मजहब को लाए हैं। तो कई सारे चीज़ें हैं। अब बीजेपी ने जो 11 साल जो मिनिमम मेंबर यहाँ पे रहने का है, जो जिनको शहरियत देनी है, उसको 5 साल में कुछ कम कर दिए, फिर उसको मजहब की बुनियाद में लाए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको मैं बता दूं कि फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, इन 2 के तहत भी ये जब मुसलमानों के पास पेपर नहीं पाए गए, आप क्या करेंगे, ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से पूछा गया, तो बोले कोई मसला नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं है। तो आप यकीन मानिए, अगर ये लागू होगा ना, तो ये फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत मुसलमानों के पास पेपर नहीं है तो डायरेक्ट डिपोर्ट करके डिटेंशन सेंटर को भेज सकते हैं। ये पूरा हक कानून ये देता है। तो कितनी सोची समझी साजिश ये इलेक्टोरल गिमिक की और मजहब की और ममालिक को बदनाम करने की साजिश की गई है। मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने किस तरह से इनको जवाब दिया कि सीएए के खिलाफ, कि कैसे काम हरकतें कर रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान की इज्जत और हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा मकाम है जो सेक्युलरिज्म का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, उसको डैमेज कर रहे हैं लोग। तो आप जानते हैं कि ये जो कानून पास हुआ है, उसका मैं आपको एक नज़रिया रफली बता दूंगा डिटेल में, कि सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, उसको अमेंड करने के लिए कैब बिल लाई गई। कैब यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। कोई भी कानून पास करने के लिए हमारे हिंदुस्तान का ये तरीका है कि एक बिल की शक्ल में लाई जाती है। एक प्राइवेट बिल होती है, पब्लिक बिल होती है। पब्लिक बिल वो होती है जब गवर्नमेंट लाती है, प्राइवेट बिल ये वो होती है जब कोई एमपी वगैरह मेंबर्स लाते हैं। तो कैब बिल लाई गई 2016 में। जब बिल को इंट्रोड्यूस किया गया 2016 के बाद, उसको फिर वहां से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया डिस्कशन के लिए। फिर उसके बाद ये बिल सबसे पहले जैसे 2016 में इंट्रोड्यूस की गई कैब बिल, जैसा कि सीएए और सीएबी भी था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो बिल को 2019 में अमित शाह ने लाया। जैसे ही उन्होंने उस बिल को लाया, यकीन मानिए आप, फौरी 9 तारीख दिसंबर 2019 को इंट्रोड्यूस की गई और 10 तारीख को आधी रात में बिल पास हो गई। यानी आपको लोअर हाउस में, लोअर हाउस होता है लोकसभा, लोकसभा की स्ट्रेंथ आप जानते हैं 552 वहां की स्ट्रेंथ है। वो 552 में आप जानते हैं कि बीजेपी के 290 एमपीस है, तो 290 एमपीस ने सीधे सीधे वोट किया और कुछ और एनडीए के जो अलायंस है उन्होंने भी वोट किया। अब जाहिर सी बात उनकी मेजॉरिटी है, तो बिल लोअर हाउस में पास हो गई। फिर उसके बाद अपर हाउस में आई। जैसा अपर हाउस में वो बिल आई, आप यकीन मानिए कि जो अपनी स्ट्रेंथ है अपनी राज्यसभा की, वो 245 की 250 हुआ करती थी। अब रिऑर्गेनाइजेशन कश्मीर बिल के बाद 245 हो गई। उसके अंदर आपको 125 वोट्स फेवर में आए, 99 वोट्स अगेंस्ट में आए। तो देखिए, जैसा आपको मालूम होना चाहिए कि अपर हाउस में भी बिल को काफ़ी लोग ने खिलाफ वर्जी की। ऐसा नहीं है कि ये 100 आउट ऑफ 100% इसको बिल को सैंक्शन दिया। तो जैसे आपको बिल पास हो गई, जैसा 11 को हो गया, 12 को प्रेसिडेंट ने भी असेंट दे दिया, तो इमीडिएटली 9, 10, 11, 12 ये 3-4 दिन में ही पूरी बिल पास हो गई और कानून भी बन गया। और आपको जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सीधे सीधे कई सारे लोगों को, ऑलरेडी 7 लोगों को कुछ ऑलरेडी सिटीजनशिप भी दे दी गई। अब यहाँ पे जैसे बिल 12 तारीख के दिन क्लियर हो गई, जब से आपको एहतजाजात शुरू हो गए। तो सबसे पहला एहतजाज आपने देखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बहुत लेडीज़ ने प्रोटेस्ट किया। लेडीज़ के हॉस्टल्स में भी पुलिस घुस गई थी, तो वो भी बहुत बड़ा जुल्म था। तो जब अंदाज़ा लगा सकते थे कि कितना जहर ये मुसलमानों के खिलाफ रखते हैं, तो फिर उसके बाद में शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जो हुआ 15 दिसंबर से लेकर मार्च 2020 तक, यानी 101 डेज कुछ ये चला। कोरोना की वजह से वो बंद हुआ, वरना हिंदुस्तान की तारीख में इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ जो लेडीज बैठी थी खासकर प्रोटेस्ट में। फिर उसके बाद ये बिल की वजह से 69 मेंबर्स तक मारे गए। कई सारे जो इंसिडेंट्स हुए सीए के प्रोटेस्ट में, 6 लोग तो असम में मारे गए, 19 लोग यूपी में मारे गए, कर्नाटका में और 42 मेंबर्स खासकर ये जो दिल्ली राइट्स में मारे गए जो फरवरी 28, 2020 को हुए। तो आपको जैसे मैंने बताया, ये पार्लियामेंट में और ये
जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुई उनकी मेजॉरिटी की वजह से हुई है। और ये खासकर कई सारे लोगों ने बताया है साफ सीधा कि ये जो बिल है, आप 5-6 मजहब के लोगों की बात लाए हैं, लेकिन आप उन कंट्रीज की बात क्यों नहीं करते जहां पर म्यांमार में परेशान हैं आपको, फिर जैसे कि श्रीलंका में परेशान है, तिब्बत में परेशान है, इन तमाम लोगों की बात क्यों नहीं करते। और मुसलमान आप मजहब में परसिक्यूशन नहीं है बोलते, तो हजारा जो शिया है, अहमदी है, एथीस है, इन तमाम लोगों में जो मुसलमानों में भी है, उन लोगों को क्यों नहीं आप सिटीजनशिप देते, या फिर इनको क्यों नहीं सीए के अंदर लाते। तो ये पूरी सोची समझी साजिश है। तो अब जैसा मैंने आपको बताया, ये सीएए का साफ सीधा मुसलमानों पे ही नहीं बल्कि मुसलमान ममालिक को भी बदनाम करने की साजिश थी। उसके लिए लोगों ने म्यांमार का, श्रीलंका का, तिब्बत का जिक्र ही नहीं लाया। तो खासकर अब ये जैसा सीए एनआरसी की बात हो रही है, मैंने जो प्रोटेस्ट भी हुए, कई लोग जो मारे भी गए, उन तमाम चीज़ों का भी आपके सामने जिक्र रखा है। और एनपीआर क्या है, एनपीआर का कोई एनपीआर जो नॉर्मल 10 साल में जो हर बार जो सेंसस का जिस तरह से पॉपुलेशन डाटा होता है, उसी तरह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है एनपीआर। यानी एनपीआर के अंदर हर किसी का एंट्री होता है, इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती। सारा हिंदुस्तान का पॉपुलेशन का डाटा रखने का नाम है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके अंदर सिटीजन्स नहीं होते, हर किसी का सिटीजन्स और हर कोई रिकॉर्ड होते हैं फॉरेनर्स के साथ। अब जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसके अंदर आपको सिर्फ सिटीजन्स का ही एंट्री किया जाता है। आप जानते हैं जो 1971 मार्च से पहले जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स देने की बात कही, लिस्ट ए में कुछ 14 डॉक्यूमेंट है, लिस्ट बी में कुछ 8 डॉक्यूमेंट्स देना है, तो ये एनआरसी होता है। तो एनआरसी सबसे पहले सिर्फ असम में लागू किया गया और एकदम बकवास, पूरी तरह से फेल हो गया। 20 लाख लोग ऐसे निकले जिसके अंदर हिंदू ज्यादा है जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब सीएए 2019 का फायदा ये होगा इनको कि वहां के हिंदूज को शहरियत मिल जाएगी, लेकिन मुसलमानों को ये नहीं लेने की वजह से कानून में ये लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ये भी एक सोचने वाली चाल है। आप बताइए इनको, हम खिलाफ नहीं है ये सीएए के जो 6 मजहब के लोगों को दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ तो आप जो है सो ये जुल्म क्यों कर रहे हैं, ये क्यों पार्शियलिटी आप बता रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, जो सेक्युलरिज्म, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो डैमेज की जा रही है पॉलिटिकल गिमिक्स में, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो जैसे आपको मैंने एनपीआर का और एनआरसी का और सीए के बारे में जो साफ सीधा मैंने बताया है, तो इन चीज़ों में आपको सिटीजनशिप को जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो कोई पहली चीज़ नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 6 बार अमेंड हो चुका है, जो 1986 में, 1982 में, 2003 में, 2005 में, 2015, अब 2019 में, यानी गालिबन 6 बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हो चुका है। लेकिन तारीख में हिंदुस्तान के बाद पहली बार है ये कि मजहब की बुनियाद पे सिटीजनशिप देने की बात ये बीजेपी ने की है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो वायलेशंस है, और आपको HRW यानी ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसको डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मुस्लिम्स कह के एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया है, स्टेटमेंट भी दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और ये सीएए के मुताल्लिक आपको बता रहे हैं कि सीएए बहुत अच्छा है, सीएए के खिलाफ वर्जी करने वाले या तो फिर मुल्क के गद्दार हैं या फिर जो 6 मजहब के लोगों के साथ नहीं है, इनको बताना चाहिए, समझाना भी चाहिए आपको और मुझको, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया वालों को, कि हम ये 6 मजहब के लोगों को सिटीजनशिप देने की बात पे हम कभी भी खिलाफ नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पे सिटीजनशिप देना, ये हिंदुस्तान का दस्तूर खुद कई सारे आर्टिकल्स 13, 14, 15, 16, 21 का वायलेशन है। ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशंस है, हर जगह से आपको ये मजम्मत आई है कि ये गलत हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जो 3 ममालिक की बात इन्होंने कही, जो मुस्लिम ममालिक कहा जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, तो अफगानिस्तान खुले तौर से ये कह रहा है कि ये अफगानिस्तान मुल्क में इन्होंने कभी भी किसी माइनॉरिटीज़ पर जुल्म नहीं किया। हमारे ही मुल्क में यहाँ पे जंग हो रही है, हम परेशान हैं, तो हमारे मुल्क में जो खासकर परेशान हुए हैं वो मुस्लिम्स हुए हैं, हिंदूस हुए हैं और सिख्स भी हुए हैं, जो मेजर पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान का भी साफ कहना है आपको कि परसिक्वेशन तो अगर हुआ है तो पूरे इन मजहबों के साथ हुआ है, तो आप मुसलमानों को कैसे आप लोग छोड़ रहे हैं।
तो ये एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है। इन्होंने साफ सीधा ये हमीद करजाई ने कहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम कोई माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हम हैं नहीं और कोई भी मुल्क ये मानेगा भी नहीं। अब रही बात बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है AK अब्दुल मोमेन ने, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो हिंदुस्तान का हिस्टोरिक कैरेक्टर एज ए सेक्युलर नेशन है वो डैमेज हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये लोग मुस्लिम ममालिक को टारगेट करने, मुसलमानों को टारगेट करने, हमारे हिंदुस्तान की जो छवि है, जो खूबसूरती है गंगा जमनी तहजीब की, वो ये CAA के तहत डैमेज कर दे रहे हैं। तो अब बांग्लादेश की हसीना ने भी, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने भी कहा है कि मोदी साहब ने मुझे कभी भी नहीं कहा है कि वो जितने भी असम के लोग हैं बंगाल, तो बंगाल को वापस भेज देंगे। ये डिस्कशन ही हमारे बीच नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान में कई सारे इश्यूज़ हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि CA के जरिए क्यों ये लोग ये इशू लेकर बैठे हैं। खैर ये तो इंटरनल है, CA NRC NPR जो भी है उनका, ये कहते हुए उन्होंने साफ सीधे ये बात को कहा है कि कई सारे मसले हैं वो छोड़ के इसके पीछे क्यों पड़ गए। तो रही बात अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, तो अब पाकिस्तान में तो आपको बता दूं कि वहाँ के लालचंद मालही जो मेंबर है नेशनल असेंबली पाकिस्तान, वहाँ की रूलिंग पार्टी तहरीक इंसाफ के, और सचानंद लखवानी जो मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध के, ये लोग हिंदू भाई होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो भी है सेफ है, हमारा कोई किसी किस्म का परसिक्यूशन नहीं है। तो अब इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर 2019 में थे शायद, जब उन्होंने भी कह दिया कि जो पाकिस्तान की हिंदू काउंसिल है उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया, जो हिंदूज की रिप्रेजेंट करती है जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने, उन्होंने भी CA को रिजेक्ट किया है। और ये भी कहा है इमरान खान ने कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच और सिक्योरिटी एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज रेस्पेक्टिव कंट्रीज के है, वो भी वायलेट हो रहा है। तो इसके बिल्कुल उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। तो अब देखिए, आप यहाँ पर वहाँ के जो हिंदू है, सिख है, वो लोगों ने डिनाउंस किया है CA एक्ट को। तो ये खासकर जो 3 ममालिक है वो भी CA के खिलाफ है, और वहाँ की आवाम भी, जो ये लोग कह रहे हैं कि 6 मज़हब के लोगों को वो लोग लेंगे, वो लोग भी इसकी जो है सो निंदा कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि कैसा पॉलिटिकल गेम ये लोग CA के ज़रिए कर रहे हैं। तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि जो भी परेशान है उसको आप हमारे मुल्क में जगह दीजिए, पनाह दीजिए, मदद कीजिए, लेकिन जब शहरियत देने की बात होती है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के ज़रिए मज़हब को लाना ये बिल्कुल एक वायलेशन है, और उसमें मुसलमानों को हटा देना वो भी एक वायलेशन है। और फ्यूचर में ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि असम में जहाँ पे हिंदूज़ है उनको ये CA के ज़रिए बिना पेपर दिखाए आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन उन मुसलमानों का क्या जो लाखों लोग वहाँ पे NRC के अंदर आ गए। तो उसके लिए ऐसे कानून की जो खिलाफ वर्जी कर दिए, लेकिन कानून बन गया वहाँ पे लोअर हाउस में, अपर हाउस में, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट, ये पूरा मिलकर 2019 में जो कानून बना हुआ है, फिर अब उसको लाके 2024 इलेक्शन से पहले जो जनरल 2024 के एक सोची समझी साजिश है जज्बात में लाना मुसलमानों को। मैं तो कहूँगा कि हमको बिल्कुल CA के खिलाफ बातें करना है, सोशल मीडिया पे भी काउंटर करना है, लेकिन ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जैसे नहीं। हमको सिटीजनशिप एक्ट 1955 को समझना है, जो पासपोर्ट एक्ट है उसको समझना है, फिर फॉरेनर्स एक्ट है उसको भी समझना है। ये तमाम चीज़ों को समझते हुए उनको बताना है कि हम 6 मजहबों को ले रहे तो ले रहे, मुसलमानों को क्यों नहीं ले रहे, क्यों मुस्लिम ममालिक को ही बहाना बना रहे, क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये चीज़ों का बताना समझाना ज़रूरी है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको ये पहले CA आएगा, फिर NRC आएगा, फिर NPR होगा, ये तमाम चीज़ें तो है, लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको 2014 में बीजेपी आई, 2019 में बीजेपी आई, 2024 में भी हम फाइट कर रहे हैं कि बीजेपी ना आए। आ गई खुदा न खास्ता नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो हम क्या करेंगे, वही फाइट करेंगे जो इलेक्शन के सामने फाइट कर रहे हैं। वो 5 साल हर दिन हम नाहक के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, जो माइनॉरिटीज़ में जो ST SC दलित भाइयों को जिस तरह से निशाना बना रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जो रोटी, कपड़ा, मकान, जल, जंगल, ज़मीन जो भी हक के लिए पूछ रहा है उसको आप अर्बन नक्सल कह रहे हैं या टेररिस्ट कह रहे हैं। हम हमारे मुल्क में पैदा हुए हैं, यहाँ पे हम लड़ेंगे, यहाँ पे हम जद्दोजहद करेंगे, हम हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए हम चाहे कुर्बान हो जाएंगे, जान क्यों ना देना पड़े, हम हमेशा तैयार रहेंगे। इसी गली की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे हम, इसी गली की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे हम। न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे हम। ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा।
तो इसके आज़ादी के लिए ये तो आरएसएस के जो है हिंदुस्तान के झंडे को मानने को तैयार नहीं थे। ये लोग कई साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं उड़ा और इन्होंने अंग्रेज़ों से माफिया मांगे, हेगडेवार, सावरकर, गोवलकर, आप जानते हैं क्या क्या नाम है इनके। तो ये तमाम तो आज़ादी के लड़ने में हिस्सा ही नहीं थे। तो उसके लिए मैं तमाम आवाम से पुरखुलूस गुजारिश और अपील कर रहा हूँ कि सीए एक्ट को समझे। ये एक्ट तो बन चुका है, कानून आ चुका है, डिस्कशन हो चुका है, लोअर हाउस अपर हाउस में प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल चुका है, फिर क्यों अब शोर शराबा, यानी हमको जज्बात में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये जो कानून बना हुआ है, बन गया है, इसको ऑलरेडी 2019 से ही ये लोग सिटीजनशिप देना भी चालू कर दिए हैं। तो उसके लिए अब हमको क्या चाहिए, आगे चल के ये एक्ट की खिलाफ वर्जी जैसे सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और दीगर पार्टीज जो कर रही हैं उन तमाम का साथ लेते हुए हमको भी जहां जहां भी कानून को नज़र में रखते हुए, डेमोक्रेसी जमहूरियत के दायरे में रहते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को पासो लिहाज करते हुए पुलिस और जो भी अहकामात परमिशंस लेके हम एहतजाजात करेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आगे चल के एनआरसी ना हो, आगे चल के मुसलमानों को और दबाया ना जाए और शहरियत छीनी ना जाए और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स को निकालना, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखना, ये जनसंघियों की ये तमाम चीज़ों के खिलाफ वर्जी करना है तो हमको ये 2024 में सही वोट करना होगा, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना होगा, वोटिंग एनरोलमेंट करना होगा और घरों से निकल के ज़रूर हमको वोट करना होगा। तो वोट एक जिम्मेदारी है, वोट एक हमारा जो हक है, जो राय दहानी है, उससे हमको पीछे नहीं हटना है। अगर हम लोग 2024 में सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए कि हर दिन का हमको मसला होगा। आपको क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आप तो जानते हैं कि अभी जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है और काशी, मथुरा वगैरह तमाम मस्जिदों के लोग उठाएंगे मुद्दे, लेकिन हमको क्या करना है, हम जैसे लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। मैं तो कहूँगा कि बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी पे आप हमारे जो जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद और दीगर लोगों के जो मैच्योरिटी से आप जो प्रोटेस्ट आए हैं, जो स्टेटमेंट्स आए हैं, वो काफ़ी अच्छा है। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में से निकाल देने की वजह से हमारे उलमा और जिम्मेदारान थोड़ा खामोश थे, लेकिन अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो लिए गए हैं, वक्फ एक्ट में जो मसाजिदें हैं, उन तमाम की भी अगर ये लोग मंदिरें कहते हुए इसी तरह हमारे मसाजिदों पे, हमारे इबादत गाहों पे, मदरसाओं पे, खानखाहों पे अगर ये जो साजिशें करते रहेंगे तो क्या हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे खामोश रहेंगे? नहीं। ये स्टेटमेंट्स जो जमात उलमा हिंद, जो एमआईएम पार्टी, जमात इस्लाम हिंद और जैसे अरशद मदनी, महमूद मदनी, दीगर जिम्मेदारों के आए हैं, वो काफ़ी अच्छे आए हैं। इंशाअल्लाह अब हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी एक साथ हम मिल के लड़ेंगे, हमारे जो सालमियत के लिए लड़ेंगे हम, जो है सो जो फ़िरका परस्त तहरीकों और तंजीमों के खिलाफ। तो आप तमाम से फिर एक मरतबा मैं मोदिबाना गुजारिश और अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया पे गैर ज़रूरी बेकार के मुबाहिज़ ना करें। जब तक आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, जब तक आप ये कानून पूरे नहीं जानते, तब आप बहस ना करें। आप हमारे जैसे जो लीगल एडवाइज़र्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो तजुर्बा रखते हैं कानून का, आप हमसे पूछ कर आप ज़रूर राय ले सकते हैं। मैं अब तो रमज़ान का महीना चल रहा है, जो CEA क्यों ना हो, UCC क्यों ना हो, कई कानून ये लोग ऐसे बताएंगे, हमें घबराने की कोशिश करेंगे, लड़ाने की, उकसाने की और जज्बात में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोग बिना बड़ों के मशवरों के, बिना कानून जाने, बिना कोई परमिशंस के रोड पे हरगिज़ ना आए। पुरअमन एहतजाजात तो जारी रहेंगे और CEA को तो हम मानेंगे ही नहीं, कानून चाहे क्यों ना बन गया हो, लेकिन ये तो बिल्कुल एक वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में भी IUML पार्टी और दीगर लोगों ने चैलेंज किया है, देखते हैं कि क्या फैसले आते हैं। बिल्किस बानो के केस में भी आप लोगों ने देखा है कैसे हुआ है। तो जो जिस तरह से गुजरात कोर्ट ने छोड़ दिया मुजरिमों को, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको कैद कर लिया, फिर से उनकी कैंसिल कर दी। जो गुजरात हाई कोर्ट ने उन लोगों को छोड़ा था, बिल्किस बानो का जो वाहियात और इतना शर्मसाज करने का वाक़या था, मर्डर्स किए, रेप्स किए, उन लोगों को इन लोगों ने छोड़ दिया। तो ऐसे नाइंसाफ़ी और चैलेंज करना, ये जमहूरियत में हमें अदलिया पे हमको है भरोसा, लेकिन जद्दोजहद तो जारी रहना ज़रूरी है। अब जो फिलवक्त हिंदुस्तान में ये जो 2014 के बाद से जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह से ST SC माइनॉरिटीज़ पे जुल्म, ज़्यादती और बर्बरियत हो रही है, इसके मामले में हमारी कमज़ोरी भी ये है कि हमारे सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। हमारे अंदर इत्तेहाद का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जानते हैं कि जो हालात अब 2014 से शिद्दत से होते आ रहे हैं, 2024 के बाद नहीं मालूम कि कैसे कैसे हालात पेश आएंगे। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि हमेशा हम बड़ों को या छोटों को दोष देने की बजाय हम जानते
हैं कि ये बात वाज़ेह है कि हमारी क़ियादत जो है वो मजबूत होनी है। ऐवानों में जो क़ानून बनते हैं वहाँ पे हमारे नुमाइंदे होना ज़रूरी है। तो अगर हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो आप जानते हैं और देख चुके हैं कि कैसे कैसे क़ानून, चाहे वो ट्रिपल तलाक़ के हो या UCC के हो या CAA के हो या जो भी क़ानून जो बन रहे हैं, काले क़ानून, ये तमाम हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे जब हमारे अंदर सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा। तो ये शेर बड़ा मशहूर है, आप तमाम के सामने मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो बिल्कुल हमारी क़ियादत को हमें मजबूत करना होगा। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 2014, 2019 और 2024 में भी हम जो फाइट कर रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान को, जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करने की, वो हम अब 9 साल 10 साल से करते आ रहे हैं और आगे भी हम 2024 में भी अगर खुदा न खास्ता फिर से यही हुक्मरान आएंगे तो हम बिल्कुल हमारी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसलिए कि मैंने जो फिर एक मरतबा एक अशार में मैं कहना चाहूँगा, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, डंके की चोट पे मोदी को, योगी को, भाजपा को और जो भी जनसंघी तहरीकें हैं उन तमाम को बुरा कहता हूँ। मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। तो हमारी जो जंग और जद्दोजहद है ये जारी रहेंगी और तमाम ST, SC, दलित, सेक्युलर और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है और डेमोक्रेटिक्स है उन तमाम को साथ में लेके हमें चलना है। तो फिर एक मरतबा मैं आप तमाम से गुजारिश और अपील करता हूँ कि ज़रूर मेरे YouTube चैनल एडवोकेट सादिक शेख को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जो भी मेरे वीडियोज़ है आप देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को